Hello guys, this is the beginning of Maha Marathon series. Maha Marathon series for the UPSC Prelims 2025. Maha Marathon series में हम लोग important quality MCQs solve करेंगे. This series would be a continuous assessment as well as a revision program for you the different subjects. This series will help you to identify the gray areas, the strength areas and some of the weak points which you're going to taken care in the coming time. Maha Marathon series will consist of the PYQs, the important questions in the MCQs format from the various sources. So though I hope this series would be beneficial to you, let's do some the enjoyable exercise with us. टुडे इधर सेट वन और आज डे वन में हम लोग इंडियन पॉलिटी के 42 हॉट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. सो लेट बिगिन द सेशन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सिटीजनशिप. द क्वेश्चन इज एन इंडियन सिटीजन has declared renunciation of his citizenship in the year 2015 when his son was 10 years old. Subsequently, his declaration of renunciation was successfully registered. कि मतलब you are an Indian citizen और आपने citizenship को renounce किया कब? In the year of 2015 जब आपका son 10 years old था और बाद में वो renunciation जो declaration है it was successfully registered. Which of the following fundamental rights will be enjoyed by his son as of today? तो अभी वो जो बच्चा था वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करेगा. सो ऑप्शंस आर राइट टू प्राइवेसी. ऑप्शन सेकंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. थर्ड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो आपको चूज करना है कि दैट सन द बॉय वुड गोइंग टू एक्सरसाइज एज ऑफ टुडे विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. तो क्या वो राइट टू प्राइवेसी एक्सरसाइज करेगा? ऑफ कोर्स इट इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इसको भी एक्सरसाइज करेगा. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये क्वालिफाइड है. सो राइट आंसर कुड बी 1 and 2. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1 and 2 ओनली. डियर, जब हम लोग सिटीजनशिप की बात करते हैं सो इन केस ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप दैट इज कॉल्ड ए सिंगल सिटीजनशिप. नाउ देयर इज कॉल्ड सिटीजनशिप एक्ट 1955. The Citizenship Act 1955, it provide the criteria and ground for the acquisition of citizenship as well as loss of the citizenship. तो हमारे यहाँ पर loss of citizenship के कौन कौन से ground है? The citizenship can be lost with that is called the loss of citizenship through that is called renunciation, terminations and deprivations. 3 तरीके से आप citizenship को खो सकते हैं. एक्विजिशन के कितने तरीके हैं? देयर आर द 5 क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. तो ये 5 तरीके से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं. सो इट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955 दैट विच प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर एक्विजिशन एट द सेम टाइम लॉस ऑफ सिटीजनशिप. तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द राइट आंसर? द आंसर इज द सी इज द राइट ऑप्शंस. लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन. Question number 2. The question number 2 is about consider the following objectives. First, political objectives, the political justice, economic liberty, equality of status, unity and integrity of the nations. Which of the above given objectives are stated in the preamble of the Constitution of India? कि भारत के प्रस्तावना that is called preamble में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है और उसमें से सही ऑप्शन चूज करना है. तो क्या पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस. तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है. इफ यू रेड द प्रीएम्बल तो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो जहां पर जस्टिस की बात करी गई है तो जस्टिस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस प्रीएम्बल डिस्कस दैट इज कॉल्ड जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल. सो जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है दैट मीन्स ऑप्शन ए द ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन. इकोनॉमिक लिबर्टी, क्या लिबर्टी में इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करता है? नो. लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप इसकी बात की गई. कहीं पर भी इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई. तो ऑप्शन नंबर 2 जो है रॉन्ग ऑप्शन है. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ कोर्स
द इक्वालिटी में बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात की गई है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ऑफ कोर्स इट इज डिस्कस्ड। So thereby 1, 3 and 4 are the right options. So what is the right option given? That is called option number A, जिसमें कि 1, 3 and 4 are the correct option given. This is the right answer. Now let's take the another question. Question number 3. Now question number 3, consider the following statements regarding the president rule under article 356 of the constitution. जो राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है अंडर आर्टिकल 356, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपका है कि राइट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन 1, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन। क्या प्रेसिडेंट रूल का कोई भी मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर बी और 2, व्हेन इट इज इम्पोज्ड द प्रेसिडेंट कैन एज्यूम टू हिमसेल्फ एनी ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर, कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट जितने भी गवर्नर्स के पावर्स हैं उसको सब क्या करता है, अपने में एज्यूम एज वेल एज अपने में एज्यूम कर लेता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको ध्यान से जानना होगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप जैसे बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द इमरजेंसी, है ना, सभी को पता है कि दैट इज कॉल्ड इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस the 3 types of emergency, that is under article 352, article 356 and article 360। तो ये 3 आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 डिस्कस अबाउट नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल 356 से रिलेटेड तो क्या कोई भी मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है? नो, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट गवर्नर के पावर को एज्यूम करता है, यस कर सकता है, तो द बी इज द राइट आंसर। द आंसर इज बी। ठीक है, लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस? देयर इज E9 पार्टनरशिप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, कि जो E9 पार्टनरशिप है इस किस से रिलेटेड है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज promoting hydrogen as a fuel, B ensuring the quality education for all, C developing 5G technology and D facilitating vaccine for underdeveloped। तो E9 पार्टनरशिप किससे रिलेटेड है? आंसर इज the ensuring the quality education for all। So E9 partnership is relating to education sector, promoting quality education for all। Let's take the another question. The question number 5. The question number 5 is, the second schedule of the constitution contains the administrative provisions pertaining to। The second schedule of the constitution में किन किन authorities से related provisions दिया गया है? First one is the comptroller and auditor general, that is about the CAG। क्या CAG के बारे में है? Judges of the high courts, member of parliament, members of the union public service commission, that is UPSC, and choose the correct answer। So second schedule of constitution में किन किन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिया गया है? तो क्या ये CAG के बारे में दिया गया है? यस ऑफ कोर्स। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यस। member of parliament, no, and that member of UPSC, no। So answer is 1 and 2। So right option is A। If you look at the Constitution of India, the Constitution of India will divide, and उसको study करने के तरीके होते हैं। First of all कि that if you compare कि आप Constitution of India में कितने schedules हैं, तो the Constitution of India में अभी 12 schedules हैं, है ना? You know it कि there are the 12 schedules in the Constitution of India। सभी को याद होगा that is called first schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule, fifth schedule। In this way there are the 12 schedules। So first schedule basically name of the territories and states की बात करता है। Second schedule that is called the basically the forms, है ना, उसकी बात करता है। इकोनॉमिक प्रोविजंस की बात करेगा, दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात करेगा। तो सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, यही पूछ रहा है। थर्ड शेड्यूल की बात करेंगे, ओथ और फॉर्म के बारे में बात करता है। फोर्थ शेड्यूल दैट इज कॉल्ड राज्यसभा में सीट एलोकेशन की बात करता है।
द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरियाज की बात करेगा। सेवन शेड्यूल, एट शेड्यूल एंड द नाइन शेड्यूल ये ट्रिपल एल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सेवन शेड्यूल अबाउट द लिस्ट सिस्टम, 8 schedule about the 8 schedule languages and 9 schedule about the land reforms। इस तरह से याद रखेंगे land reform। 10 schedule you know it is the anti defection law and the 11th schedule is the Panchayati Raj institution and the 12th schedule it is the municipalities। So they are the 12 schedule आपको याद रखने हैं। So for the question number 5, what is the right option? It is 1 and 2, that is called CAG and the judges of the High Court। Getting my point? Now question number 6 is a very important question. Since independence, many laws have been enacted by the state to give effect to the various DPSPs, that is called Directive Principles of State Policy, under Part 4 of the Constitution। In this context, consider the following statement कि आज़ादी के समय से अभी तक बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं और वो लॉज DPSPs के मद्देनज़र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है। First is the Wildlife Protection Act 1972 and the Forest Conservation Act 1980 enactments give effect to Article number 50. Second is Khadi and the Village Industries Board give effect to Article 43 and 73rd Constitutional Amendment Act give effect to Article number 40. Which of the statement are the given are correct? तो बोल रहा है कि जो DPSP के तहत बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल ये सही ऑप्शन दिया गया। क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर्टिकल नंबर 50 के अंदर बनता है? नो। आर्टिकल 50 क्या बात करता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये कहाँ पर फॉरेस्ट इस तरह के कंजर्वेशन की बात नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए रॉन्ग ऑप्शन। खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, यस कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है, 43 राइट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 40 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बेसिस है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो 2 and 3 इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो DPSP की जब हम लोग बात करेंगे तो यू नो दैट कि जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द 2 set of rights। One set is called justiciable right and another set is called non-justiciable right। Getting my point? कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 सेट ऑफ राइट प्रोवाइड करता है, एक है जस्टिसिएबल राइट एंड अनदर है नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। सो जस्टिसिएबल राइट्स को पार्ट 3 में रखा गया है, दैट इंक्लूड द फंडामेंटल राइट्स। FRs आर द पार्ट ऑफ 3, so that's why justiciable right है। But in case of non-justiciable right, they are placed under the part 4 and that उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP। सो DPSP को आप थोड़ा याद करेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 दैट एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DPSPs। सो DPSPs की प्रोविजंस को याद रखना है, राइट। सो DPSP हमने टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP पढ़े होंगे। सो DPSP दैट इज कॉल्ड सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। You must know what are the tones and what are the articles involved under these DPSPs। ठीक है, आगे चलें। So let's take another question, that question number 7। दरबार मूव recently seen in the news is associated with। कि जो दरबार मूव है ये करंट अफेयर्स बेसिकली क्वेश्चन है कि इट किससे रिलेटेड है। क्या ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, शिफ्टिंग ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट से रिलेटेड है, टाइगर रीएलोकेशन प्रोजेक्ट का नाम है, या बाई एनुअल शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो दरबार मूव किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद ऑप्शन डी, द बाई एनुअल शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। गेटिंग माई पॉइंट? तो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statement regarding the parliamentary form of the government। You know that कि India has a parliamentary form of the government। So उसी से related statement है और आपको सही statement correct option choose करना है। Option 1, the ministers operate on the principle of secrecy of procedure। Yes, it is right। The ministers are members of both the legislature and the executives। Yes। And the prime minister is the leader of the council of ministers। I think all the 3 statements are the right option। So what is the right option? Option number D इसमें सही सबसे option है, that is 1 2 3 all statements are correct। Let's take another question। Question number 9। Question number 9 what it is asking, ये पूछ रहा है with respect to the effect of national emergency। Another question from the national emergency on fundamental right, consider the following statement। कि नेशनल इमरजेंसी के इम्पैक्ट्स पूछ रहा है ऑन द फंडामेंटल राइट। डियर, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखेंगे कि पूछे जा सकते हैं। सो ऑप्शन 1,
When a national emergency is proclaimed under Article 19 is automatically suspended. क्या जब national emergency proclaim होता है तो हमारा Article 19 automatically suspend हो जाता है? दूसरा, during a national emergency, a presidential order suspending the enforcement of any fundamental right requires the parliamentary approval. कि यदि national emergency चल रहा है तो उस समय कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने से रिलेटेड है तो क्या उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा? यस. सो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट ऑप्शन. एंड ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे कि क्या नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 19 सडनली या ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा? नो. सो दिस इज ए रॉन्ग. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 9. इट इज द ऑप्शन नंबर बी. क्या 10 को सॉल्व करें? द क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constituent Assembly? सभी को पता है कि Constituent Assembly संविधान सभा जिसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या था? संविधान बनाना. तो संविधान सभा में कुछ मेजर कमिटीज और कुछ माइनर कमिटीज थे. क्या बताया मैंने कि कुछ मेजर कमिटीज और कुछ माइनर कमिटीज थे. सो उन मेजर कमिटीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन थी? ड्राफ्टिंग कमेटी. और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, BR अंबेडकर. सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि इसमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? तो BN राव, भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, KM मुंशी ये भी मेंबर थे. डॉक्टर ये जो BN राव है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे. ये बेसिकली क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट. BN राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए कि BN राव वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें. Which of the following statement is are correct regarding the Constituent Assembly? संविधान सभा से फिर एक क्वेश्चन है. ये पूछ रहा है कि संविधान सभा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि उसमें से सही और गलत कौन सा है. पहला, it was a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased. Second, it was indirectly elected by the people. Third, it became the first parliament of India. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक सोवरेन बॉडी था जो कि कोई भी तरीके का इट वाज फ्री टू दैट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट ऑप्शन. इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. इट बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. यस, ऑफ कोर्स इट बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द टाइम. सो 11 द राइट ऑप्शन इज द डी. इसका मतलब है कि दैट इज कॉल्ड ऑल द स्टेटमेंट आर द राइट ऑप्शंस. राइट. क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 से 28. यू नो दैट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम सेट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, है ना, जस्टिसएबल राइट बोलते हैं. सो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, है ना, ये आपको अभी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है. सो फंडामेंटल राइट में सभी को पता है आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28 इट इज व्हाट? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, आपको सही चूज करना है. कि दे कवर ओनली द रिलीजियस बिलीव्स बट नॉट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द रिचुअल्स. क्या ये सिर्फ रिलीजियस बिलीव को कवर करेगा, रिलीजियस प्रैक्टिस या रिलीजियस रिचुअल्स को कवर नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर 2, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट. कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के द्वारा किया जाता है उसमें कोई भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है. सो व्हाट आर द राइट पेयर यू हैव टू चूज? तो फॉर द 12 it is the आंसर नंबर डी कि नन ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट, है ना, दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. राइट. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली नॉट ए फीचर ऑफ फेडरल पॉलिटी. डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि जो फेडरल पॉलिटी का कौन सा फीचर नहीं है. ए ड्यूअल सिटीजनशिप, बी independent judiciary, C rigid constitution and D supremacy of constitutions. ये इन फीचर्स में से बताना है कि कौन फेडरल पॉलिटी का फीचर नहीं है. तो आंसर है ड्यूअल सिटीजनशिप. राइट.
इफ यू टॉक अबाउट द फेडरल पॉलिटी, सो फेडरल पॉलिटी को याद रखने का एक ट्रिक्स है दैट whenever you get a question from the federalism, so इस ट्रिक से आप बना सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल पॉलिटी या फेडरलिज्म. द ट्रिक इज डी डी डब्ल्यू आर एस एंड आई बी, है ना, डी डी डब्ल्यू आर एस एंड आई बी. D refers to, that is called dual polity. D refers to the dual polity. This is the first feature of a federal state or federal polity. Okay, there shall be the central government and there shall be the state government. Second, that is called division of powers. Second is division of powers. Okay, that there is a list system, union list, state list and the concurrent list. That is called divide their legislative and executive powers, right? There shall be written constitutions. There shall be written constitutions, right? Another feature is rigidity of the constitution. Another feature is rigidity of constitution. Another feature is supremacy of constitution. Supremacy of the constitution. Then there is the independent judiciary. Independent judiciary, right? Independent judiciary. And the last feature is the bicameralism. That is the bicameralism. So guys, you can remember कि जब भी क्वेश्चन आपको फेडरलिज्म से पूछा जाएगा ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, राइट, टू फाइंड आउट द फीचर्स. तो इसके अलावा जो नहीं होगा वो नॉन फेडरल फीचर होगा. सो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, डुअल पॉलिटी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है. ठीक है. सो यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियली द नॉट द फीचर ऑफ इन फेडरल पॉलिटी. सो इट इज द डुअल सिटीजनशिप. बाकी सब फेडरलिज्म के फीचर हैं. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट. एक साइड में प्रोसीड्योर दिया हुआ है और दूसरे साइड में उसका डिस्क्रिप्शन या फिर पर्पस दिया हुआ है कि दैट इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव का जो यहाँ मीनिंग दिया हुआ है और आपको चूज करना है कि व्हाट इज द करेक्टली मैच्ड पेयर. सो इनिशिएटिव मीन्स टू सेटल ए प्रपोज लेजिस्लेशन बाय द डायरेक्ट वोट ऑफ द इलेक्टोरेट. रिकॉल, टू सीक द ओपिनियन ऑफ द इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन थ्रू द डायरेक्ट वोट, राइट. एंड प्लेबिसाइड, to remove a representative or an officer before the expiry of the term. So what is the correct match? यहाँ पर आप बात करेंगे 14. So 14 का the first, that is called initiative to settle the proposal या proposed legislation by direct vote of the electorate, यही सिर्फ है, बाकी दोनों ही wrong matched है. Dear, when you discuss about the democracy, so democracy दो टाइप्स के होते हैं. The democracy could be the direct democracy as well as the indirect democracy. Now indirect democracy and direct democracy. So direct democracy के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? That is called RIP recall. RIP recall. RIP refers to, that is called referendum, initiative, plebiscite and recall. तो यहाँ पर the different forms of direct democracy का मतलब पूछा गया है, right? So the recall basically that is called to remove a representative or an officer before the expiry of the term. ये इसका right match होना चाहिए. So for the question number 14, right answer is A, that is first is only correctly matched, right. Now let's move to another question. Which of the following provisions are fundamental duties under the part 4A of the Indian Constitution? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, है ना. You have to remember the facts. तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यस. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द रिवर्स एंड द वाइल्ड लाइफ. टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. डियर, यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि जब भी आप फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द फंडामेंट और DPSP की बात करेंगे, सो आप यदि टोन वाइज देखें तो बहुत कुछ सिमिलैरिटी मिलेगा. सो डेफिनेटली यू शुड केयर अबाउट दिस एरिया. आप ड्यूटीज एंड DPSP को थोड़ा सा याद रखेंगे सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश इन टर्म्स ऑफ इट्स टर्मिनोलॉजी. यहाँ पर नहीं तो कंफ्यूज करेंगे, राइट. सो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो ऑप्शन क्या होगा? यस, ऑप्शन 1 इज राइट. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द रिवर वाइल्ड लाइफ, इट इज ऑल्सो राइट. टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, ये पार्ट ऑफ DPSP है, राइट. सो दैट्स वाई ये नहीं होगा. टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये राइट है. सो 1, 2 and 4. So option number D is the right answer for question number 15, right. Let's take another question. Another question is the question number 16. Question number 16 is all about what? The DPSP.
Which of the following two directive principle of state policy have been given precedence over fundamental right under article number 14 and 19? कि इनमें से कौन सा दो डीपीएसपी है जो कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर में दैट इज कॉल्ड प्रीवेल करता है, प्रेसिडेंस दिया गया है. सो ए आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51, C article 44 and article 48, D 39B and 39C. So right answer is D, है ना. कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी. Now question number 17, with reference to the directive principles provided under the article 4 part 4 of the Indian Constitution, consider the statement. DPSP से फिर क्वेश्चन है. The promoting the cottage industry on an individual or the corporation basis is in the rural area. क्या ये DPSP है? Public assistance in case of old age, sickness and disablement and the right to work, क्या ये DPSP है? Promoting the educational and economic interest of SC/STs and the other weaker section of society, क्या ये DPSP है? Promoting the voluntary formation of the cooperative society, क्या ये DPSP है? Which of the directive principle given above are based on Gandhian ideology? बोल रहा है कि इनमें से जो above DPSPs है कौन Gandhian principle पे based है. तो Gandhian principle याद है सभी को ना. गांधीयन प्रिंसिपल क्या बोलता है? गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली अब बात करें कॉटेज इंडस्ट्री, इसकी बात करता है ऑफ कोर्स. पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज, ये नहीं बात करता है, राइट. प्रमोटिंग द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST की बात करता है, राइट. एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो बात करता ही है. सो आंसर इज 1, 3 एंड 4. 1, 3 एंड 4. तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी द राइट ऑप्शन, राइट. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें. Consider the following statements regarding the applicability of fundamental right to the armed forces. The fundamental rights और armed forces के बीच में एक क्वेश्चन है कि the parliament can restrict but cannot abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces. कि armed forces के केसेस में जो पार्लियामेंट है फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है. दूसरा, the expression members of the armed forces not just include the soldiers but even the civilian employees such as mechanics, cooks etc. कि आर्म फोर्सेस का डेफिनेशंस में दैट इज कॉल्ड कॉम्बैटेंट एंड नॉन कॉम्बैटेंट. दो कैटेगरी होता है कि जो कि लड़ाई करने जाते हैं और जो वहां पर नहीं जाते हैं, उसको नॉन कॉम्बैटेंट बोलते हैं. तो दो ऑप्शन दिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? द आंसर इज द 2, कि दैट पार्लियामेंट के पास राइट है कि उसको या तो सस्पेंड या एब्रोगेट कर सकता है, लिमिट कर सकता है इन केस ऑफ द आर्म फोर्सेस. तो इस तरह से ये पहला जो स्टेटमेंट है कि कैन नॉट एब्रोगेट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. नंबर 2 कि जो मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस इंक्लूड बोथ कॉम्बैटेंट एज वेल एज नॉन कॉम्बैटेंट मेंबर्स. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात करता है? It is a very important and interesting questions कि which of the following statement regarding the Government of India Act of 1858 which are correct. आपको स्टेटमेंट दिया गया और पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है. करेक्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पूछा गया. It created the new office of Secretary of State, yes, right option है. Abolished the Court of Directors and Board of Control, right option है. Viceroy was made the direct representatives of the British Crown in India. All statement are right. So answer is D. Question number 19 का आंसर क्या होगा? Answer is the D. Dear student, this is the Excel NCIS. It is located at Bokaro. And now the branches are open at the Chirachas. Chirachas is also located at Bokaro. You can attend the classes here also. Now Dhanbad में near the Dhangi mode the another branches is started. So there are offline classes जहाँ पर आप under the expert faculties, under the experienced members आप classes join करके you can make the preparation for the Jharkhand Public Service Commission Civil Service Examinations. साथ में आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस यूपीएससी के बैचेस यहाँ पर रन हो रहे हैं. साथ ही साथ अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस इज योर एक्सेल NCIS. वी ऑलवेज वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following statement regarding the democracy are correct? डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि it is a form of government that guarantees economic development. Second, it seeks to promote and accommodate social diversity. C,
थर्ड, इट एम्स टू प्रमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी के बारे में बताना है कि क्या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करता है? नो, ये नहीं करता है। इट सीक टू प्रमोट एंड एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, राइट। इट एम्स टू प्रमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स इंडिविजुअल राइट। तो 2 and 3 राइट ऑप्शन है। तो 20 का आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। अभी मैंने बोला कि संविधान सभा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संविधान सभा में एक हैंड में जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है और एक साइड में चेयरमैन दिया गया है। तो आपको चूज करना है कि इसमें करेक्टली मैच कौन सा पेयर है। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर। स्टीयरिंग कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी, जो चेयरमैन यहाँ दिया गया है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से राइट मैच कौन सा है? 1, 3, 2, 1 एंड नन। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हो? तो राइट आंसर इज, क्या इसमें से सभी करेक्टली मैच है? कोई भी करेक्टली मैच नहीं है क्या? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे क्या? नो। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नो। यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नो। सो इसका मतलब है नन ऑफ द ऑप्शन इज द राइटली गिवन करेक्टली मैच। तो आंसर इज डी। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें क्या? लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following can be considered as elements of the basic structure of the Constitution of India? Very beautiful question, right? जब भी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ और आइडियाज शेयर करेंगे ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से बताओ कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कंपोनेंट या एलिमेंट है। पहला, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। बी, limited power of parliament to amend the constitution. C, secular character of the constitution. So basic structure का पार्ट कौन सा है? क्या फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? यस। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, माने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, यस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ही। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज ए पार्ट। नाउ लेट्स सम ऑफ द वैल्यू एडिशन फैक्ट। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, व्हाट इज दिस? The basic structure doctrine basically it was give, जो फेमसली इसके साथ कुछ केसेस इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड इन 1973 फेमस केशवानंद भारती केस, है ना, फेमस द केशवानंद भारती केस। सो केशवानंद भारती केस, जिसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेजिटिमाइज हुआ। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नथिंग, इट इज ए वेरी स्मार्ट और स्मार्टली डिवाइज्ड कॉन्सेप्ट बाय द जुडिशरी, जिसके बाद द वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इथोस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया गया एंड इस तरह से गारंटी प्रिजर्व किया गया। सो इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो अभी तक इसके कंपोनेंट को डिवाइस या फिर डिफाइंड नहीं किया गया, ये पहली बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्मार्टली डिफाइंड कॉन्सेप्ट था, चेक्स बैलेंस के लिए था। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है ना, इट इज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। सो इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट की मतलब विद द कॉन्टिन्यूस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा मेच्योर अप होगा, ज़्यादा ब्रॉडनिंग होगा, सो इट विल बी बेटर इवॉल्व। सो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द आंसर इज ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस, कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉम्पोनेंट जितने भी दिए गए ऑप्शन सभी हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। They consider the following statement regarding Attorney General of India. Attorney General of India के बारे में नाम सुने हो कि Attorney General of India के बारे में सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल नंबर 76 of the Indian Constitution provides for Office of Attorney General of India। कि आर्टिकल नंबर 76 Attorney General of India दैट इज AGI का ऑफिस प्रोवाइड करता है। बी, he is subordinate to and assist the Solicitor General of India, कि Attorney General of India Solicitor General of India को असिस्ट करते हैं और Solicitor General of India के सबॉर्डिनेट होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और ऑप्शन नंबर 1 क्या है? राइट स्टेटमेंट है। तो फॉर दिस केस द राइट आंसर इज ए। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट AGI, Attorney General of India। जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं
what we are talking about the union executive. So dear friend, union executives के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? The union executive include the institutions of the president, the vice president, the council of ministers, the prime ministers, and the attorney general of India. So attorney general of India is a part of the union executive, first point. एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया. जब भी कहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्टी इन ए केस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. Now, Attorney General of India is assisted by another institution that is called Solicitor General of India, है ना? तो Solicitor General of India is basically Attorney General of India, जो 2 में दिया गया है कि he is a subordinate. No, he is not the subordinate, but he is the highest legal officer of the country, right? So Attorney General of India important institutions है. Now, question number 24. Consider the following statements regarding the surface enhanced Raman spectroscopy. The surface enhanced Raman spectroscopy से related एक question है. This is a part of the current affairs. सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ current affairs भी solve करेंगे. So what are the right option? It is a technique used for molecular detection relying on the enhanced Raman scattering of the molecules. The techniques can be used in the rapid diagnosis of the dengue. तो क्या ये रमन द सरफेस एनहांस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक टेक्निक है रैपिड डायग्नोसिस ऑफ डेंगू को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है. तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं. इट इज ऑल अबाउट NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. तो क्वेश्चन है कि कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द NCSC एंड उसके बाद which of the statement given above is are correct. So the options are: number 1, it seeks to provide safeguards against the exploitations of the scheduled caste and Anglo-Indian community. Number 2, it specify the inclusion or the exclusion of the caste in the list of the SCs. Number 3, it presents to the President an annual report on the working of safeguard for the scheduled caste. तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है रिगार्डिंग NCSC. तो आप जल्दी से करके बताओ कि NCSC से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो सही ऑप्शन कौन सा है. इट सीक्स टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. क्या ये सही ऑप्शन है? यस, इट इज द राइट ऑप्शन. इट स्पेसिफाई द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द कास्ट इन द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट. ये स्पेसिफाई एग्जीक्यूटिव टास्क हो गया, तो ये इसका फंक्शन नहीं है. It presents to the president an annual report. Yes, of course, annual report submit करना होता है. So 1 and 3 जो है वो right option है. So thereby option number C is the right option for this case. Dear, आप लोग जो भी bodies है उसमें non that is called NCSC, that is called National Commission for Scheduled Caste, NCST, National Commission for the Scheduled Tribes, that is called National Commission for BC, NCBC. कुछ इस तरह के बॉडीज को ध्यान से तैयार करेंगे. इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. द 26 इज ऑल अबाउट द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड आर्टिकल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ उसमें से किस किस से रिलेटेड आर्टिकल्स माने प्रोविजंस उसमें इन्वॉल्व है. क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, या DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से. तो इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट एंड DPSP, तीनों ही से रिलेटेड प्रोविजंस हैं. नाउ अनदर क्वेश्चन कि दैट क्वेश्चन नंबर 27. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, दैट इज कॉल्ड OPCW. ये ऑर्गेनाइजेशंस है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स. आर यू गेटिंग? कि इसके बारे में जानते हो सभी लोग कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशंस ऑफ द केमिकल वेपन्स. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि इट इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द केमिकल वेपन कन्वेंशंस ऑफ 1997. कि केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 का एग्जीक्यूटिव बॉडी माने इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है ये OPCW. Number 2, it is authorized to perform the inspections in the signatory states. Or third, India is not a member of
OPCW। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा बता सकते हो? व्हाट आर द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज इट इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, राइट। 2, इट इज ऑथराइज टू परफॉर्म इंस्पेक्शन इन द सिग्नेटरी स्टेट, ये भी है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ OPCW, यहाँ पर ऑप्शन क्या है? इंडिया इज नॉट ए मेंबर, सो 3 इज रॉन्ग। सो आंसर इज 1 and 2। 1 and 2 मीन्स 27A is the right answer. Now let's take another question. ये क्वेश्चन CVC से है। CVC refers to चीफ विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज हेडेड बाय चीफ विजिलेंस कमिश्नर, CVC also. Consider the following statement regarding the CVC, that is Central Vigilance Commission. It was established in 1964 as a statutory body. 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह। नंबर 2, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंड ARC, क्या सेकेंड ARC के रिकमेंडेशन के बेस पे ये बना है। थर्ड, इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन कनेक्शंस विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। सो डियर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इज 1 and 2 आर द राइट ऑप्शन, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 पब्लिश करता है? ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP। राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 368 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है ऑप्शन कि द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट मेंबर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाला बिल कोई भी प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दिस इज द स्टेटमेंट 1। 2, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउसेस बाय द सिंपल मेजॉरिटी, दोनों ही हाउस से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और 3 है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट बिल, कि जो अमेंडमेंट बिल है उसके रिलेटेड कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। सिंपल भाषा में बोले तो आर्टिकल 368 को थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आर्टिकल 368 को बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट वी कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट मतलब इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन विच इनेबल द पार्लियामेंट टू अमेंड the part of the constitution and to constitution. So article 368 इस constituent power के exercise के लिए special majority का provision provide करता है। किस तरह का majority? ना special majority। ये special majority होता क्या है? special majority का मतलब है कि that is called 50% plus 1 of the total membership plus 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। इतने लोग यदि उसको सपोर्ट करेंगे तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है। सो देयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। दूसरा रूट क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, कंसेंट ऑफ द स्टेट, ये 2 तरीका है। इसका मतलब है आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई कॉल इट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो अमेंडमेंट बिल है वो सिर्फ माने मिनिस्टर्स ही ला सकते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकता है। ये राइट ऑप्शन है कि रॉन्ग ऑप्शन? कोई भी ला सकता है, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय सिंपल मेजॉरिटी, नो। मस्ट बी पास्ड लिख दिया, ये भी गलत है। प्लस सिंपल मेजॉरिटी इज 1 क्राइटेरिया, है ना। तो 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, 2 तरीका और एक सिंपल मेजॉरिटी भी है, राइट। तो 2 भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। दे और जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन इसमें नहीं होता है, तो 3 जो है राइट ऑप्शन है। तो आंसर इज 30 का बी। 30 का क्या होगा आंसर? इट इज द बी। नाउ 31 एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान जो है वो किससे रिलेटेड है? ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसको BEPS प्रॉब्लम भी बोलते हैं, BEPS प्रॉब्लम, है ना। इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आप सीखे होंगे।
trade barriers and generic drugs, carbon tax and global company tax and H1B1. No, answer is it is related to BEPS problem, right? BEPS problem. Now let's talk about another question. ये भी आपका एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है प्लस नेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? सो कंसिडर द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेटो. सो नेटो इज ए मिलिट्री अलायंस. क्या ये मिलिट्री अलायंस है? यस. ऑफ ऑल द कंट्रीज बोर्डेड बाय द अटलांटिक ओशन. यस, राइट ऑप्शन है. It is based on the principle that an attack against one or the several NATO member is considered as an attack against all. कि क्या एक के ऊपर में या एक से ज़्यादा के ऊपर में अटैक होता है तो वो सभी के अगेंस्ट में अटैक माना जाएगा? नो, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. सो आंसर इज ओनली ए इज द राइट आंसर. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अबाउट ए ब्यूटिफुल क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग was or were provided in the Indian Councils Act 1861. 1861 एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. पहला ऑप्शन है it empowered the viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative council during an emergency. Option number 2, it made a beginning of representative institutions by associating Indians with the lawmaking process. 3. It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidency. यदि आप लोग पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाला चैप्टर तो आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे. इसका सभी ऑप्शन राइट है तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी है. ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो यू मस्ट रीड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चैप्टर, जिसमें कि आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जो दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ें. वहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, राइट? अगला क्वेश्चन चलते हैं. द क्वेश्चन नंबर 34, इट टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट करेक्ट. फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड पूछा गया है और पूछा कि कौन इसमें से नॉट करेक्ट है, मतलब सही ऑप्शन नहीं है. The fundamental duties can be implemented through some other legal provisions. They help the court in examining the constitutional validity of a law. The fundamental duties can be extended to the foreigners living in India, and to uphold and protect the sovereignty is a fundamental duty. इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है एक तरह से. तो फंडामेंटल ड्यूटीज सभी को पता है कि ये फॉरेनर्स को नहीं दिया जा सकता है, तो आंसर नंबर द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बाकी सब जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है. Question number 35. The Leader Summit on the Climate Initiative recently seen in the news is launched by. तो it is a part of current affairs कि that Leader Summit on Climate, ये जो initiatives है ये किसने लॉन्च किया है? इंडिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए. तो Leader Summit on Climate launched by the USA. Answer is D. Answer is the D, right? Now let's take another question. Consider the following statement related to agricultural exports from India. एक ट्रेंड यहाँ पूछ रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन है, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है. कि इंडिया हैज़ रिमेन्ड ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सिंस दी 1991 एलपीजी रिफॉर्म. सभी को पता है कि 1991 में इंडियन इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स किया गया, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. पूछ रहा है कि 1991 के बाद हमेशा इंडिया में एक नेट एक्सपोर्टर की तरह रहा. किस फील्ड में? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के फील्ड में. क्या ऐसा है कि 1991 सिंस 2024 हमेशा ये एक नेट एक्सपोर्टर की तरह रहा? Number 2, India's share in the global export of agri commodities is one of the highest. कि जो वर्ल्ड शेयर ऑफ एग्री कमोडिटीज है वो इंडिया का शेयर एक सिग्निफिकेंट है. तीसरा, इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट इज डोमिनेटेड बाय द बासमती राइस एंड दैट मरीन प्रोडक्ट्स. तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट है वो बासमती राइस और मरीन प्रोडक्ट से डोमिनेटेड होता है. तो व्हाट आर द राइट ऑप्शन? एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमेशा नेट एक्सपोर्टर रहा है, सही है. ग्लोबल मार्केट उतना सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है. बासमती राइस और मेरीन प्रोडक्ट से डोमिनेटेड है. तो 1 and 3 आर द राइट आंसर. सो आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट वुड बी इम्प्रॉपर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. पूछ रहा है कि बताओ कि जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में लगता है? इट इज आर्टिकल नंबर 356. सो प्रेसिडेंट रूल का इम्प्रॉपर यूज पूछ रहा है इसमें. नंबर 1, इन केस ऑफ हंग असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शंस, क्या उसमें प्रेसिडेंट रूल लगे तो वो प्रॉपर है? यस, प्रॉपर है. वेयर ए मिनिस्ट्री रिजाइंस एंड नो अदर पार्टी इज एबल टू फॉर्म द मिनिस्ट्री कमांडिंग द मेजॉरिटी.
थर्ड इज माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन, कि करप्शन के बेसिस पे वहाँ पर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन माल एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बेसिस पे हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो ये क्या प्रॉपर यूज है? देखो माल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो एंगल है वो गलत ऑप्शन है, राइट। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? नशा ही स्टेटमेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 3, दैट इक्वल बी, दैट इक्वल इम्प्रॉपर यूज, की दैट ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एडमिनिस्ट्रेशन इफ द that equal precedent rule is imposed, so this is considered to be the improper use of article 356, right? Let's take another question. Which of the following were members of the interim government formed in 1946? 1946 में जो गवर्नमेंट बना उस इंटरिम गवर्नमेंट के कौन कौन से मेंबर्स इसमें थे? लियाकत अली खान, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से कौन कौन से पूछ रहे हैं कि दैट उस इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे? तो क्या लियाकत अली खान उस इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे? तो लियाकत अली खान, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बताइए कौन द इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे? तो तीनों ही मेंबर्स थे इसके। तो आंसर इज डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान का क्या रोल होता है? फर्स्ट, इट चेक्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, राइट। इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ political self-determination, yes, political opportunity. It acts as a means to bring about social change in the peaceful manner, right? So all the statements are right है, so answer is D. D is the right options, right? Question number 40 की बात करते हैं. Which of the following statement is correct in the context of constitutional reform introduced by the British through the various act? कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट क्या है। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में डायरकी सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। सही है कि गलत है बताना है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सिख एंड एंग्लो इंडियंस, कि जो कम्युनल जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करता है। तो 1909 एक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। सो मोर्लेमेंटो रिफॉर्म क्या सिख और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया था? थर्ड है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 गेव द लेजिस्लेचर द पावर टू डिस्कस द बजट, कि बजट पे डिस्कस करने का पावर प्रोवाइड करता है। तो इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है आपको, बताइए कौन सा होगा। कि 35 एक्ट डायरकी इंट्रोड्यूस करता है सेंटर पे, सही है। कि दैट 1919 जिसको हम लोग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं ना, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, ये डायरकी स्टेट पे लाता है। तो 1935 में जब हुआ तो ये डायरकी का प्रोविजन कहाँ पर था? सेंटर पे। तो ये पहला ऑप्शन सही है। लेकिन 1909 में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, सिख और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए इस समय प्रोविजन नहीं था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन हो गया, है ना। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट इसमें दिया गया था। तो 1 और 3 जो है राइट ऑप्शन है। तो आंसर इसमें आप टिक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर नॉन जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट? नॉन जस्टिसिएबल अभी बताया था कि जो राइट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जस्टिसिएबल राइट होते हैं और दूसरा क्या होगा? नॉन जस्टिसिएबल राइट होगा। कि जस्टिसिएबल राइट का मतलब है कि दैट इफ द राइट्स आर वायलेटेड, यदि वो वायलेट हुआ तो जो जुडिशरी है इट इज बाउंड टू इन्फोर्स दैम, रिस्टोर करने के लिए जुडिशरी बाध्य है। बट यदि नॉन जस्टिसिएबल राइट है तो वहाँ पर जुडिशरी इज नॉट बाउंड टू इन्फोर्स इन केस ऑफ वायलेशन। So non-justiciable right consist of DPSPs. They are part of non-justiciable right. But fundamental rights are part of the justiciable right. ठीक? The question is asking about कि that which of the following part of constitution is are non-justiciable by the court. Non-justiciable का part कौन कौन है? तो you must know कि DPSP है, दूसरा है fundamental duties, ये भी non-justiciable in nature है. So fundamental right ये क्या है? Non-justiciable है, no. The fundamental duty yes, DPSP yes. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2-3 इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। which who among the following describe the directive principle of state policy as a moral precept for the authorities of the state? ये किसने कहा था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो एक मोरल प्रिसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट्स हैं? ये आपको बताना है। So let's I leaving this question for you guys.
आपके लिए एक होमवर्क जैसा है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में इसका पॉसिबल आंसर हम बता देंगे। तब तक आप लोग यदि सॉल्व कर लेते हैं तो यू कैन लीव ए कमेंट, और कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर टाइप करके आप वहाँ पर अपने राइट आंसर को रख सकते हैं, वहाँ पर आप प्लेस करेंगे। तो दिस इज द सेशन और दिस इज द फर्स्ट डे, एंड इन दिस सेट 1 हमने कुछ इंपॉर्टेंट PYQs के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लिया, और ये क्वालिटी MCQs हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में हेल्प करेगा, देन साथ ही साथ आपके प्रिपरेशंस को इनलाइन करने में हेल्प करेगा, और एट द सेम टाइम एक असेसमेंट फीचर भी लेके आएगा कि ग्रेजुअली इट बिकम्स ए हैबिट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग इज द हॉलमार्क एंड इट इज द क्रिटिकल द फीचर एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। सो आज हम लोग डे 1 में कुछ MCQ सॉल्व किए हैं इंडियन पॉलिटी से। डे 2 में कुछ और अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, सेट 2 में होगा, तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे। सो डियर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द महा मैराथन सीरीज, और ये महा मैराथन सीरीज में हम लोग एक एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे बिफोर द प्रीलिम्स, सो दैट कि वी वुड बी इन ए कॉन्फिडेंट पोजीशंस, और एग्जाम बैठने के पहले आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, एक सही डायरेक्शन में हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। सेशन थोड़ा लंबा हुआ, थैंक्स फॉर द पेशेंस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर द एक्सरसाइज। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।